आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने केंद्र सरकार में राज्य मंत्री उनको जब बनाया गया उसके बाद राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री वो रहे हैं। बता दें कि सांसद प्रोफेसर बघेल को पीएमओ से निमंत्रण मिल गया और उसके बाद औरैया जिले के निवासी सांसद प्रोफेसर बघेल खादी से पहले खाकी में रह चुके हैं और अब उनको कैबिनेट जगह दी गई है। ऐसे में अब उनके समर्थकों में भी इस बात को लेकर खुशी है। अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले एसपी सिंह बघेल का सफर बेहद लंबा और बहुत दिलचस्प रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिंह बघेल की श्रीमती मधु बघेल और उनसे जानेंगे इतना लंबा सफर तय करने में कितना उनको लंबा समय जो लगा, क्या क्या कारण रहे और जो राजनीतिक सफर तय किया उसमें इनका कितना बड़ा योगदान है। मैं आपका, क्योंकि आप पत्नी हैं, बहुत बड़ा योगदान होता है पत्नी का, क्या भूमिका रही? राजनीति में जैसे कि बहुत उतार चढ़ाव देखे हमने अपनी लाइफ में, लेकिन बघेल साहब का जीवन बहुत संघर्षशील रहा है शुरू से ही, क्योंकि कभी टिकट मिलना आसान नहीं तो कभी जीत आसान नहीं। इसी चीजों से जूझते हुए वो आज 5वीं बार सांसद होके कैबिनेट मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी है और मैंने उनका हमेशा दुख सुख राजनीति या कुछ भी हो उसमें पूरा साथ दिया है। आगरा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ अब देश के डेवलपमेंट को लेकर ये एक बड़ी योजना है, तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो अपने उम्मीद पे पूरे खरे उतरेंगे। माननीय मोदी जी ने जो उनको एक भरोसा सौंपा है वो उस पर अपनी जिम्मेदारी पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर उनको उतनी अच्छा स्वास्थ्य दे और उनको इतनी मेहनत और इतनी तरक्की दे कि वो इसमें कामयाब हो। आपने देखा कि किस तरीके से मधु बघेल ने साफ शब्दों में कहा कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का जो सफर रहा है बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है और संघर्षमय रहा है और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बाद में जो उनकी योजना है वो निश्चित ही उनके विकास की गाथा को आगे बढ़ाएगी। आगरा से लेकर पूरे देश का विकास निश्चित ही इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। जनता टीवी के लिए प्रदीप रावत, आगरा। आज भारतीय सिनेमा जगत के लिए दुख की घड़ी रही है। भारतीय सिनेमा का सबसे उजला और चमकता सितारा दिलीप कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए। वहीं दिलीप कुमार के निधन पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जाहिर किया। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा जगत के पुरोधा, अभिनय सम्राट, असंख्य कलाकारों की प्रेरणा स्रोत श्री दिलीप कुमार जी का निधन फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में वो स्थान दे, शोकाकुल परिजनों को अथाह दुख सहने के लिए शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। उत्तर प्रदेश में 8 जुलाई से शुरू होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजधानी लखनऊ के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आज सुबह बीजेपी के लखनऊ जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी की ओर से जारी की गई सूची में राजधानी के 8 ब्लॉक के साथ वहां के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इस बार लखनऊ में होने वाले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए 5 ब्लॉक क्षेत्रों में महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 8 जुलाई ब्लॉक प्रमुख चुनाव शुरू होने की तारीख का ऐलान किया गया। तो ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों की सूची ये गोरखपुर, लखनऊ, श्रावस्ती, हरदोई, अमरोहा, जहां पर की सूची की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दर्शना सिंह ने महिलाओं की सुरक्षा और स्वाभिमान को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की। महिला नेता हैं जिन्होंने महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते संगठन को मजबूत किया। वो उसी संगठन के बलबूते भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में रिकॉर्ड जीत दर्ज की। मैम, स्वागत है आपका जनता टीवी में। सबसे पहला सवाल यही है कि आपको इनाम मिला उत्तर प्रदेश में महिला मोर्चा में काम करने का, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, इसके लिए किस तरीके का काम कर?
सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझ जैसी साधारण महिला और मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास जताया और ये जिम्मेदारी दी है और निश्चित तौर पे मैं उनके विश्वास में खरी उतरूंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैम, लगातार बयान आते रहते हैं कई बार महिला सुरक्षा को लेकर। जब 2017 में आपकी सरकार आई थी तो सबसे बड़ा नारा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसी तमाम घटनाएं हुई, कासगंज में घटनाएं हुई, विपक्ष ने लगातार मुद्दा बनाया। तो क्या महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है? क्या महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े हैं उनको रोकने में नाकाम रही है बीजेपी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं और आधारहीन बातों को लेकर वो आरोप सरकार पे लगाते रहते हैं। महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान की बात अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो महिलाओं की सुरक्षा का काम भी कर रही है। 2017 के बाद से आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं आज निडर होकर बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं। उनकी बहुत सारी अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो पहले मैं बताना चाहूंगी कि 2017 से पहले जब सपा और बसपा की सरकार थी तो महिलाएं तो छोड़ दीजिए, जो पुरुष थे वो भी थाने में जाने से डरते थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा तमाम काम हैं, तमाम योजनाएं चलाई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, पे हम कह सकते हैं कि महिला सुरक्षा की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो उस पर काम भी करती है। मैम, देश के प्रधानमंत्री हों या सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करते हैं। तमाम एनजीओ काम कर रहे हैं, निजी संगठन काम कर रहे हैं। तो क्या महिलाओं को रोजगार, राजनीति और जो समाज की पहले व्यवस्थाएं हैं उसमें आगे नहीं आना चाहिए? देखिए, महिलाओं के रोजगार के लिए भी उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत काम कर रही है और केंद्र सरकार की भी तमाम योजनाएं हैं जिस पर जो है महिलाएं सशक्त हों, महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हों, इसके लिए तमाम योजनाएं केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने लाई हैं और उस पर काम भी हो रहा है। और इसके लिए हम लोग भी, संगठन के लोग भी समय समय पे जागरूकता के लिए तमाम अभियान और कार्यक्रम करते रहते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि हम महिलाओं के विकास की बात न करके महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात करें। तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं कि जब महिलाएं आज बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर वो नेतृत्व कर रही हैं। आखिरी सवाल, देश की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता टीवी के माध्यम? मैं कहना चाहूंगी कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की आधी आबादी हैं और शक्ति स्वरूपा हैं। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं बढ़ चढ़कर काम नहीं करें, चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य हो, खेल हो। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अब समय आ गया है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास किया जाए, तो इस रूप में हमें साबित करना है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसके लिए तमाम योजनाएं, तमाम काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे महिलाएं इस रूप में अपने आप को साबित करें, ये मेरी उनसे निवेदन, अनुरोध है। यदि दर्शना सिंह, जिनको महिला मोर्चे में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, अब जो उत्तर प्रदेश में उनके अध्यक्ष रहते काम हुए, और वो पूरी तरीके से महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, महिला सुरक्षा के लिए तमाम काम करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। दिलीप कुमार के निधन पर सिनेमा जगत में दुख की लहर देखने को मिल रही है। वहीं भोजपुरी सिनेमा के सितारे भी दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन ने दिलीप कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया और उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने क्या कुछ कहा, या कुछ पत्नी को, बच्चों को लेके चलना चाहिए। कैसे एक आप हीरो होते हैं तो कैसे आप समाज को भी एक एग्जाम्पल देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, ये मेरे लिए बहुत आज ये पर्सनल लॉस है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा परिवार उनके बहुत करीब था। उनके परिवार के सायरा जी
से मैं आई कैन इमेजिन कि आज वो बहुत दुखी होंगी, क्योंकि सायरा जी ने उनको बहुत बच्चों की तरह उनका ख्याल रखा अभी तक। एक मैं समझ रहा हूँ कि एक उम्र हो गई, लेकिन जाना तो एक बड़े कलाकार का खलता ही है सबको, और दिल साहब जैसे कलाकार बहुत कम हैं। मैं देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही तेल और भवन सामग्री की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सूबे में कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। आज अपनी टीवी स्क्रीन पर यूपी उत्तराखंड की कुछ अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और बता दें कि देहरादून, हरिद्वार, सुल्तानपुर, औरैया, श्रावस्ती, लखनऊ में प्रदर्शन किया गया। सिद्धार्थनगर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच सपा नेता चिंकू यादव ने अपने डुमरियागंज कार्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अधिकारियों ने संविधान की शपथ ली है और इसीलिए उन्हें संविधान की रक्षा के लिए निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने चाहिए। दबाव में पुलिस लगातार क्षेत्र पंचायत सदस्यों को फोन कर रही है, धमका रही है। मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी है और ये रिकॉर्ड आप देख लीजिए। एक सुधीर राय है डुमरियागंज में, उनका मेरे पास, उनके नंबर का, उनके कॉल का मेरे पास डिटेल है। इसलिए साथियों में कहना, लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के बेटे पर बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव की पिटाई का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि अंकुश यादव उन्नाव ब्लॉक प्रमुख का ही टिकट लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्नाव से ही नारायण दीक्षित के बेटे भी लड़ना चाहते हैं। ऐसे में उनसे अंकुश यादव ने पर्चा उनका फाड़ दिया और दौड़ा दौड़ाकर पिटाई भी कर दी। सम्मान दिया जाएगा। वो कार्यकर्ता, ये जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और मेरे साथ करता, मैं भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। इस तरह बदसलूकी करते हैं कि मेरा देखो हाथ में चोट लग गई, इसी में उसी ब्लॉक प्रमुखी में मैं टिकट लेने गई थी, मैं पर्चा लेने गई थी, मैं ना होती मेरे लड़के को मार डालते वहां। रायबरेली में खाद्य विभाग की लगातार छापेमारी से व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। वही व्यापारियों ने आरोप लगाया कि छापेमारी की आड़ में दुकानदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में नाराज अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा। तो जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है। इसमें हम लोगों ने विरोध किया जो सर्वे छापे दुकानों। उन्नाव में तैनात एक सीओ मॉल रोड स्थित होटल में एक महिला सिपाही के साथ मिले। इस घटना की जानकारी थी और मगर शहर से कोई भी टीम उन्नाव पुलिस के साथ होटल नहीं पहुंची। वही बताया जा रहा है कि मंगलवार को घर जाने के लिए सीओ छुट्टी लेकर निकले थे, लेकिन देर शाम तक गोरखपुर वो नहीं पहुंचे तो उनके परिवार को चिंता हो गई। परेशान परिवार ने थाने के अलावा अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्नाव पुलिस सक्रिय हुई। अलीगढ़ में बाईपास स्थित झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवार अपने बच्चों को लोहे की जंजीर और ताले से बांध कर रखने के लिए मजबूर है। दरअसल बीते कुछ दिनों से उनके बच्चे चोरी हो रहे हैं और ऐसे में माँ बाप के पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। पीड़ित ने बताया कि 2 हफ्ते पहले उसकी 2 साल की मासूम बच्ची को भी चोर ले गए, जिसका मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में बच्चे चोर गैंग के डर से माँ बाप मासूम बच्चों को क्रूरता भरी नींद देने के लिए मजबूर है। काम करते हैं तो हर घर से सो जाते हैं, नींद आ जाती है आदमी को, और क्या करें साहब। था बच्ची था जो गायब है? बच्ची थी। कितने साल की बच्ची है? 2 साल की थी।
धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री का यह कहना है कि कावड़ मेले को लेकर कल एक बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद कुछ निर्णय लिए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि हमारे श्रद्धालुओं को निराश ना किया जाए। ये मामला उत्तर प्रदेश और हमारे बीच का है। 2 बार मेरी वार्ता योगी आदित्यनाथ के साथ हो चुकी है। बाद देखेंगे क्या स्थिति बनती है और हमारी कोशिश है कि हमारे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से निराश न होना पड़े। मोदी जी से भी इस मामले में बात होगी या योगी जी से? योगी जी ने कहा ये मामला उत्तर प्रदेश के बीच का है, इसलिए माननीय योगी जी से एक बार बात 2 बार बात कर सकते हैं और हमारी उनकी बात होगी। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री अपने पहले दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां पर हर की पौड़ी पर गंगा मां का पूजन किया। तो वही साधु संतों ने नए मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और धन सिंह रावत के अलावा कार्यकर्ता मौजूद रहे। दायनी है, माँ गंगा हमारी जीवन दायनी है और माँ हम लोग जब भी कोई एक अच्छे काम के लिए निकलते हैं या किसी काम का संकल्प लेते हैं तो सबसे पहले माँ गंगा का ही स्मरण करते हैं। और मुझे भी मेरी पार्टी ने उत्तराखंड के मुख्य सेवक की भूमिका में उत्तराखंड की जनता की सेवा करने के लिए जो ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग की पहली विभागीय बैठक में बड़ी घोषणा की है, जिसमें 15 मई तक मिलने वाले सरचार्ज को 31 अक्टूबर तक के लिए माफ करने की तैयारी की गई है। वही राज्य कैबिनेट की बैठक में विभाग इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी घोषणा है कि 100 यूनिट तक प्रदेश की आधी आबादी को निःशुल्क बिजली देने का प्रस्ताव है। ये मैं सोचता हूँ कि जब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जब डॉक्टर माननीय नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री थे, अंतरिम सरकार में माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के पास ऊर्जा विभाग था और उसके बाद तिवारी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं थे, अमृता जी केवल राज्य मंत्री थी। उत्तराखंड के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन ना लगने से लोग बेरंग ही यहां से वापस लौट रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। जब आया तो इन्होंने बोला वैक्सीन खत्म हो गया, कल आइएगा तो कल लेने। मैं उतना ही टोकन इशू करता हूँ जितना हमको इशू होता है, उतना ही मैं टोकन इशू करता हूँ जितना इंजेक्शन लगना होता है। फिर आज मैं आया, टोकन हमको दिए, मेरा 83 नंबर है। अब जब मैं बोला कि 3 घंटे बाद नंबर आएगा तो मैं 2 घंटा पहले मतलब 2 घंटे बाद आया। ये बोले खत्म हो गई है वैक्सीन। तो भाई जब खत्म हो गया तो टीकू जो इशू किए उतना तो इंजेक्शन आया होगा, इशू वालों को तो लगना चाहिए, वो नहीं लग रहा है। अब तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।